So students, we are here with yet another session of ratio analysis, where we are going to study a very important concept of ratios, which states regarding total asset to debt ratio. So we are talking about a very important ratio, total asset to debt ratio. What is total asset to debt ratio, students? Total asset to debt ratio is basically the ratio which is a part of solvency ratio, and the formula goes total assets upon debt. Ideal ratio, it's mentioned 2:1. A high ratio means higher safety cover for the lenders. 1 mark question यहाँ से भी आ सकता है students कि higher the ratio better it is or lower the ratio is favorable. So you will say higher the ratio is better for the firm, for the lenders, particularly lenders to the business, because lenders wants how much of the total assets are covered by debt. Okay, so accordingly, if the assets are double of the debts, that shows that their funds are safe, उनका पैसा रिस्क पे नहीं है. एंड लो रेशो मींस लेस इन्वेस्टमेंट बाय प्रोपराइटर. फिर तो ये समझ में आएगा, अगर ये रेशो 1:1 हो जाए तो पता चला कि जितने भी एसेट्स हैं वो सब के सब डेट से ही फाइनेंस्ड हुए हुए हैं. तो दैट इज द रिस्की पोजीशन. और यही रेशियो अगर 2:1 हो जाए तो हाफ पार्ट इज फाइनेंस्ड बाय डेट एंड रिमेनिंग पार्ट इज फाइनेंस्ड बाय द ओनर्स. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस रेशियो. फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. आप लोगों ने डेट इक्विटी रेशियो देख ही लिया है. डेट इक्विटी का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट टू डेट. फॉर्मूला जो है आपका ये नेम में ही लिखा हुआ है, टोटल एसेट्स एंड डेट. तो टोटल एसेट्स इज द न्यूमरेटर एंड डेट इज द डिनोमिनेटर. यूजफुल शॉर्टकट्स हैं आप लोगों के सामने. यू नो वेरी वेल, बैलेंस शीट हमने आपको सिखा रखी है कि टोटल एसेट्स किसको कहेंगे. सारे एसेट्स का टोटल, नॉन करंट एंड करंट दोनों एसेट्स को प्लस कर दीजिए, यू विल गेट टोटल एसेट्स. और टोटल एसेट्स को निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता है कि लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं अगर हम. इफ वी टोटल द लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या आता है, ओनर्स फंड्स, दैट इज शेयर होल्डर फंड्स, द इक्विटी. देन कम्स नॉन करंट लायबिलिटीज. और शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. ओके, these two are the items components of shareholder funds. और नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. these two are the components. और लायबिलिटी का थर्ड आइटम हमारा जो है दैट इज करंट लायबिलिटीज, यू नो वेरी वेल. तो हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई. तो आप एसेट्स को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एसेट साइड के टोटल से भी और लायबिलिटी साइड के टोटल से भी निकाल सकते हो. और डेट यू नो वेरी वेल, डेट मींस नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन सीएल. और नॉन सीएल के दोनों कंपोनेंट्स आप जानते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. और डेट का एक फॉर्मूला और भी होता है, यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो. टोटल डेट्स में से क्या हटा दें, करंट लायबिलिटीज मतलब शॉर्ट टर्म डेट. तो टोटल डेट से शॉर्ट टर्म डेट अगर माइनस कर दे तो वी कैन कंफर्टेबली गेट द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. ध्यान से देखिएगा. द टोटल एसेट्स आर गिवन टू अस इन द क्वेश्चन 3,50,000. मशीनरी इज गिवन 2 लाख. तो मशीनरी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता, क्योंकि जब टोटल एसेट दे रखा है तो अनडाउटेडली मशीनरी मस्ट बी अ पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स. टोटल डेट्स आर गिवन, दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, बैंक लोन 40,000, पब्लिक डिपॉजिट्स 60,000 एंड करंट लायबिलिटीज 50,000. तो टोटल डेट्स में तो सारी ही चीजें इंक्लूड होंगी, द लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एज वेल एज द करंट लायबिलिटी. तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो विल बी, आप लोगों को फॉर्मूला याद ही है, टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स इज द फॉर्मूला. टोटल एसेट्स कितना दिया है, टोटल एसेट्स आर गिवन 3,50,000 और डिवाइडेड बाय व्हाट, द debts. Or debt refers to the long term loans. Bank loan is a long term loan. Public deposit भी याद रखिएगा is a part of long term loan. So 40,000 plus 60,000 is equals to 1 lakh. How much will be the answer? 3.5:1. So with full confidence
You will simply mark D is the correct option. Easy question. Second देखिएगा, what will be the total asset to debt ratio of the company which has the following information available? Four options are given, some items are given. तो total asset to debt ratio में क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम total assets. Total assets में what all we are going to take up? 6 लाख के फिक्स एसेट्स हैं, 1 लाख का डेप्रिसिएशन है. हम कभी भी ग्रॉस वैल्यू नहीं लेते, नेट वैल्यू लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे. Then we have been given non-current investments. These are also part of non-current assets. Then long-term loans and advances. आपको बता चुके हैं डेट इक्विटी में कि जब भी कभी एडवांसेस वर्ड होगा तो दिस इज लोन गिवन, नॉट लोन टेकन. तो 20,000 भी हम ऐड कर देंगे. Then we have been given current assets. Current assets भी total asset का ही part है, ये भी हम add on कर देंगे. तो 5 lakh 50 plus 2 lakh 50, it's coming 8 lakhs rupees total assets. Next item to be calculated is what? Debt. और debt में it is very clearly visible कि debt के दोनों components हमको दे रखे हैं, the debentures and the employee provident fund. And what is employee provident fund? It's a long term what? Provision. It's a long term provision. तो debt में हम ले लेंगे 3 lakhs and 1 lakh. So these two questions are based on remembering. Means you have to remember what are the components of total assets and debts. So total assets 8 lakh divided by 4 lakh. Answer you will get 2:1. Simple. Hope it is understood by all of you. Next देखिएगा, total debts are given 60 lakhs, shareholder funds are given 10 lakhs, reserves and surplus 2,50,000, current assets, working capital. हमसे पूछ रहा है total asset to debt ratio. Now students, question number 3 में, as we are moving toward the next questions, so you are finding the level is increasing. Okay, तो आप देखो इसमें total debts given है, shareholder funds are given, so you can very well make out how to calculate total assets. क्योंकि long term debts या debt element को निकालना तो easy पड़ेगा आपके लिए, लेकिन जो challenge आएगा आपको वो total assets में आएगा. Assets के लिए भी आप लोग बड़े confident रहोगे क्योंकि आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि liability side पूरी clear नजर आ रही है. इसमें आपके दोनों components हैं, the non-current liabilities and current liabilities. Number 1. तो दो components तो आपके liabilities के ये आ गए. इसमें आपका शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ये भी आपका आ गया. तो यानी कि आपके पास पूरी लायबिलिटी साइड इस टाइम आपको नजर आ रही है. अब आप बोलेंगे कि सेपरेटली भी हमको रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है. प्लीज रिमेंबर, जब शेयर होल्डर फंड दे रखा हो, इट इज ए composition of both the items. Please don't consider reserve and surplus or share capital given separately in this. ये सब हमें इग्नोर करना है. वी हैव टू इग्नोर रिजर्व एंड सरप्लस. ये कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है कि आप शेयर होल्डर फंड में बाय मिस्टेक 2,50,000 को ऐड कर दो और यही रिजर्व एंड सरप्लस क्या बन जाएगा आपका? दिस विल बिकम क्वेश्चन स्पॉइलर. ये आपके आंसर को स्पॉइल करेगा. दिस विल बी अ क्वेश्चन स्पॉइलर. तो इस स्पॉइलर से आपको बचना है. एंड यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे एसेट्स हमको नजर आ रहे हैं 60 lakhs and 10 lakhs, that is 70 lakhs. So with full confidence you can write total assets are 60 lakh rupees. लायबिलिटी साइड का एक दो आइटम इसमें शामिल है, एक आइटम और आ गया. तो टोटल लायबिलिटी साइड के 3 आइटम्स होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर फंड्स. और सब आइटम हमारे सामने इस टाइम आ चुके हैं. तो 70 लाख इज द टोटल एसेट्स. अब हमें निकालना है डेट्स. और डेट्स किसको कहते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स को. तो लॉन्ग टर्म डेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो लॉन्ग टर्म डेट्स में हम क्या क्या देख पा रहे हैं? इसमें हम टोटल डेट्स आर 60 lakhs. फॉर्मूला आप क्या बोलोगे? एब्सोल्युटली राइट. टोटल डेट्स में से क्या माइनस कर दें? करंट लायबिलिटीज. वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ डेट्स. तो टोटल डेट्स आर गिवन 60 lakhs. अब आप बोलेंगे वर्क क्रेडिट करंट लायबिलिटीज आर नॉट गिवन. तो करंट लायबिलिटी के लिए हमारे पास एक टूल हमें इन्होंने हेल्प के लिए दे रखा है, दैट इज वर्किंग कैपिटल. अब आप बताइएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट लायबिलिटीज? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. तो व्हाट इज करंट लायबिलिटी? करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल. एज सिंपल एज दैट.
वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है CA माइनस CL, उसी को हम यूज करेंगे. नाउ यू कैन सी करंट एसेट्स आर 25 lakhs and working capital is given 5 lakhs. So in 1 second you can easily make out that current liabilities are 20 lakhs. तो 60 minus 20 lakh आप कर देंगे तो अब आपके पास डेट्स भी अवेलेबल हो चुके हैं 40 lakhs. You can get the answer. टोटल एसेट्स हमारे थे 60 lakhs and 70 lakhs सॉरी, एंड 40 lakh रुपीज का हमारा क्या है, दैट इज डेट्स. तो 70 lakhs अपॉन 40 lakh को आप डिवाइड करेंगे तो 4 ones are 4, 4 sevens are 28, 4 fives are 20. So that is going to be 1.75:1. So the correct option will be D. Right? Easy to calculate. बहुत ही इजी रेशो है. हर बच्चे का क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए अगर टोटल एसेट टू डेट रेशो आता है एग्जाम में. तो नेम द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड टोटल डेट्स. थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स. कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कहते हैं, डेट प्लस इक्विटी. डेट मींस नॉन करंट लायबिलिटीज, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट्स, प्लस व्हाट, इक्विटी. इक्विटी रेफर्स टू शेयर होल्डर फंड्स. तो कैपिटल एम्प्लॉयड में ये दोनों आइटम्स होते हैं हमारे, डेट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड्स. तो ये आपसे बोलता है कि अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड से टोटल डेट्स को माइनस कर दें, दैट मींस टोटल डेट्स में से हम क्या, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड एंड टोटल डेट्स, बैलेंस शीट में भी अगर आप देखोगे तो आपके पास तीन ही आइटम होते हैं. सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स आता है, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज आती है लायबिलिटी साइड पर, और लास्ट में करंट लायबिलिटीज. इन दोनों का सम कैपिटल एम्प्लॉयड होता है. राइट स्टूडेंट्स, दीज टू आइटम सम इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड. और ये कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या माइनस करने के लिए बोल रहा है कि सर ये दोनों आइटम माइनस कर दीजिए, नॉन करंट और करंट यानी कि टोटल डेट्स. तो हमारे पास बताइए क्या बचेगा, व्हाट इज लेफ्ट नाउ विद अस. यू विल से शेयर होल्डर फंड्स. सो सिंपल. तो बैलेंस शीट आपको बड़े प्यार से याद हो जाएगी. तीन आइटम ये हैं, दो आइटम्स एसेट साइड पर है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. दैट मेक्स टोटल एसेट, this makes total liabilities. Hence all formulas you can create yourself. Okay, now you can see the question number 5, total asset to debt ratio of the company. हमें कैलकुलेट करना है. इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर गिवन. हाउ टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स? भाई आप लोग बड़े आराम से देख पाओगे, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स, ये तीनों आइटम्स कितना टोटल देंगे आपको टोटल एसेट्स के लिए. टोटल एसेट्स विल बी हाउ मच, टोटल एसेट्स विल बी 12 lakh plus 1 lakh 50, 13 lakh 50 and plus 1 lakh 90,000. That means 15 lakhs and 40,000 rupees divided by, what do we write as the denominator? हम लिखते हैं डेट्स को. तो डेट इस क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं. तो डू यू हैव एनी कंफ्यूजन और कैन यू कैलकुलेट योरसेल्फ हाउ टू कैलकुलेट डेट्स? डेट्स इसमें हमें नहीं दे रखा है. भाई आप बोलेंगे कि सर जब हमको टोटल एसेट्स दे दिया निकाल कर, भाई बैलेंस शीट का अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि टोटल एसेट्स आपको दे रखे हैं, राइट. तो दिस टोटल एसेट्स आर गिवन टू यू, राइट स्टूडेंट्स. फिर आपको शेयर होल्डर फंड्स के लिए इक्विटी और प्रेफरेंस दे रखा है, यानी कि दिस आइटम इज गिवन. तो नॉन करंट गिवन है, करंट गिवन है एंड शेयर होल्डर फंड्स भी गिवन है, राइट, एंड करंट लायबिलिटीज भी गिवन है. तो टोटल एसेट्स में से अगर हम शेयर होल्डर फंड्स और करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो व्हाट इज लेफ्ट, द लास्ट आइटम लेफ्ट इज नॉन करंट लायबिलिटीज. तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बन के आएगा कि टोटल एसेट्स में से क्या क्या माइनस करना है, बताइएगा. शेयर होल्डर फंड्स नंबर 1 एंड करंट लायबिलिटीज. तो टोटल ऑफ द एसेट साइड में से आपने ओनर्स फंड्स और करंट लायबिलिटीज अगर हटा दिए तो एक ही आइटम बचा, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज मींस डेट्स. तो टोटल एसेट्स आर 15,40,000. फॉर्मूला आपको खुद बनाना है. बैलेंस शीट के ये 5 आइटम आपको याद रखने हैं, इसी से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे. सॉल्वेंसी रेशियोज टोटली डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स. तो 5 लाख प्लस 4 लाख 9 lakhs एंड 2,40,000 का आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है. अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना है, यहाँ पे लेना पड़ गया
क्योंकि यहाँ पर इक्विटी प्रेफरेंस अलग अलग लिखा है। अगर यहाँ पर हमें कोई एक आइटम शेयर होल्डर फंड के नाम से दे रखा होता तो फिर ये प्रेफरेंस और ये रिजर्व एंड सरप्लस इग्नोर हो जाते, लेकिन सब आइटम सेपरेट दे रखे हैं। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस फॉर्मूला होता है 5 + 4 9 एंड 2,40,000, दैट मीन्स 11,40,000। तो 15 लाख माइनस 11,40,000 और करंट लाइबिलिटीज कितना गिवन है हमको, इट इज गिवन 1 लाख रुपीज। तो 15 लाख में से अगर 15,40,000 में से आप कितना माइनस कर दें 12,40,000, तो हाउ मच इज लेफ्ट 3 lakhs। तो 3 लाख इज द अमाउंट ऑफ डेट्स। आप 3 लाख को डिनोमिनेटर बनाएं। अब आप कैलकुलेट करके देखो 3 5 are 15, 1 and 3, तो 5.13:1, so which is the correct answer? A is the 100% correct option, right students? 6th क्वेश्चन देखिए, हमने वापस आपके लिए बैलेंस शीट की तरफ से ही बनाया है, क्योंकि बैलेंस शीट की प्रिपरेशन आपकी रेशियोज के साथ साथ हो जाए तो इट इज मच बेटर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अगर मैच द फॉलोइंग बोला है तो आप बताएं लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मेन आइटम कौन सा है, मॉर्गेज लोन, लोन टेकन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट। शेयर होल्डर फंड्स का आइटम क्या है, यू नो वेरी वेल, शेयर होल्डर फंड्स में हमेशा क्या आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दिस इज शोन बाय वे ऑफ एडिशन टू सब्सक्राइब कैपिटल। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, you know very well, any provision related to employees. So what are the correct options? Three, sorry, second is the first option, and first option is second, then it is third and first. So second, third, first, C is the correct answer. Next देखिएगा 7th question, the total asset to debt ratio of a company is 2:1, purchase of machine will dash the ratio, increase, decrease, not change, or none of these। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको सॉल्व करिएगा, कोई सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टोटल एसेट टू डेट रेशियो का कमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप कर पाओगे। आप बताओ इसमें ऊपर क्या आता है, टोटल एसेट्स, और नीचे क्या आता है इसमें, डेट्स। अब हमें देखना है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है हाउ मच इट इज गोइंग टू अफेक्ट परचेज ऑफ मशीन है। मशीन अगर हम परचेज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा हमारे पास, दिस इज कमिंग इन। और जब मशीन परचेज करोगे तो कैश जाएगा आपके पास से या बैंक जाएगा आपके पास से। सो वन एसेट इज कमिंग इन, अनदर एसेट इज गोइंग आउट। तो अगर हम ये मान के चलें कि 50,000 रुपीज की आपने मशीन परचेज करी थी तो टोटल एसेट बढ़ जाएंगे 50,000 से। ऑन द अदर हैंड 50,000 रुपीज से ही हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे, करंट एसेट्स, क्योंकि करंट और नॉन करंट एसेट दोनों आते हैं हमारे, तो कैश या बैंक भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो 50 प्लस एंड 50 माइनस स्टूडेंट्स, इफेक्ट क्या आ जाएगा, नो चेंज। जितना ऐड हुआ उतना ही हमारा माइनस हो गया, तो आंसर विल बी नॉट चेंज। इसमें एक पॉइंट और बताते चले आपको, अगर ये मशीन सेल होती सपोज करिए और सेल लॉस पर होती हमारी, फॉर एग्जाम्पल 50,000 की मशीन को आपने 40,000 में सेल करा होता स्टूडेंट्स, तो उस सिचुएशन में 50 तो यहाँ 50,000 की मशीन को 40 में सेल करते, तो उस सिचुएशन में 40,000 आपके पास कैश आया होता, क्योंकि सेल के केस में कैश आएगा, और मशीन हमारे पास से कितनी वैल्यू की चली जाती, 50,000 रुपीज की मशीन हमारे पास से चली जाती। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि कैश कम आ रहा है और एसेट ज्यादा वैल्यू का हमारे पास है जा रहा है, तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 10,000 से, जिसकी वजह से रेशो क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज। उस केस में डिक्रीज आंसर आता अगर ये सेल होता और लॉस पे होता, राइट। तो दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, आप देख पा रहे हैं कि आई एम ट्राइंग टू कवर अप ऑल द कंसेप्ट्स, क्योंकि बोर्ड ने 3 तरह के क्वेश्चंस इसमें बोले हैं, एक केस बेस्ड, एक एमसीक्यू बेस्ड, फिल अप द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग। तो वो सारे कंसेप्ट हमने कवर करने की कोशिश करी है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी सैंपल पेपर से कहीं पर भी आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो का कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस से कर पाओगे। 100% आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको कोई क्वेश्चन ट्रबल नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दीज 5-10 क्वेश्चंस हैं, आराम से आप समझ लेंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो इसको ध्यान से देखो समझो। और उसके बाद जहां पर भी आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो के क्वेश्चंस मिलेंगे 42 से 55 वाले सेक्शन में, लास्ट सेक्शन में, आप सारे टोटल एसेट टू डेट रेशियो के क्वेश्चन करके देख सकते हो। आई एम कॉन्फिडेंट नो क्वेश्चन कैन ट्रबल यू, वो किसी भी फॉर्मेट पर क्वेश्चन।
इफ टोटल एसेट टू डेट रेशो, असर्शन कहता है 2:1 है। सेल ऑफ मशीन, देखिए अगले ही पॉइंट में आ गया, 25,000 रुपीज में आपने मशीन सेल करी है और 20,000 उसकी कॉस्ट है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस पॉइंट। तो आप सोचिएगा 20,000 की मशीन को 25 में सेल कर रहे हो, तो सोल्ड एट व्हाट, प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट पे आप सेल कर रहे हैं, 25,000 में सेल कर रहे हो 20,000 की मशीन को, तो ऑब्वियसली आपका जो न्यूमरेटर है टोटल एसेट वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कैश ज्यादा आएगा आपके पास। भाई कैश इज कमिंग कितना, कैश कितना ऐड हो रहा है आपका, कैश में कितना प्लस कर रहे हैं 25, और जो मशीन माइनस हो रही है आपके पास से वो कितने वैल्यू की है 20,000। तो अनडाउटेडली 5,000 से हमारा टोटल एसेट बढ़ रहा है, तो रेशो तो इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ रिड्यूस कर रहा है, तो असर्शन तो रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखते हैं रीजन क्या देता है। सेल ऑफ मशीन विल नॉट अफेक्ट द डेट, दिस इज ट्रू, डेट अफेक्ट नहीं होगा, बट इट विल डिक्रीज दी टोटल एसेट्स। हमने माना कि एसेट्स डिक्रीज होंगे, -20,000 कर दिया, देयरफॉर द रेशियो विल रिड्यूस, तो यानी कि इसने रीजन कंप्लीट नहीं करा। अनदर एसेट दैट इज कैश विल इंक्रीज बाय 20,000, और अगर क्रेडिट पे भी सेल करते तो डेटर इंक्रीज होते, डेटर भी करंट एसेट ही है, तो रेशो क्या होगा हमारा, इंप्रूव। तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, मीन्स द रेशो कैन नॉट रिड्यूस। तो आप देखो, तो इसमें यू विल फाइंड कि हमारा एजर्शन भी रॉन्ग चल रहा है और हमारा रीजन भी रॉन्ग चल रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। आप प्लीज इसको सही कर लीजिएगा। ए इज फॉल्स, ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, प्लीज करेक्ट दिस क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस में ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, ओके, इसको सही करके लिखें आप, और डी ऑप्शन को आप इसको सेलेक्ट करेंगे। मे बी while copying this which of the correct options from the another question I may have copied the previous question thing, otherwise इसमें दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि रेशो दोनों ही सिचुएशन में हमारी क्या है, इंक्रीज है। राइट स्टूडेंट्स, बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ कंपनी इज 8 lakhs, करंट लाइबिलिटीज आर 2 lakhs, शेयर होल्डर फंड्स आर 3 lakhs, तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना। तीनों कंपोनेंट्स बैलेंस शीट के दे रखी हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर फंड्स। हाउ टू कैलकुलेट स्टूडेंट्स, आपके पास सब आइटम्स अवेलेबल है, तो टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स, हाउ टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स। सीधी बात है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें आती हैं, डेट प्लस इक्विटी दोनों आ जाते हैं, दैट इज डेट प्लस शेयर होल्डर फंड्स, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड तो इसमें आ गए, ये लायबिलिटी साइड के दो आइटम्स हो गए। तीसरा आइटम ये हो गया, तो तीनों आइटम्स को अगर आप प्लस कर दो लायबिलिटीज के, तो क्या मिल जाता है, टोटल ऑफ लायबिलिटीज, और बैलेंस शीट की एसेट और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल होते हैं, तो टोटल ऑफ लायबिलिटीज कितना आ रहा है, वही टोटल ऑफ एसेट होगा। एब्सोल्युटली राइट। तो टोटल एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, यही डेट प्लस शेयर होल्डर फंड्स, व्हाट वी कॉल इट, इन दोनों को सम को क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, प्लस व्हाट, करंट लायबिलिटीज। तो आप देखो, तो 8 लाख प्लस 2 लाख स्टूडेंट्स, 10 लाख रुपीज हमारा क्या हो गया टोटल एसेट। देखिए देखने में ये इजी लग रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन में प्रेशर टाइम में आप इसको कितनी अच्छी तरह से और कितने कॉन्फिडेंटली डील करोगे, ये देखने की बात होगी। अदरवाइज 3 आइटम दिए हैं और आपको कितना चैलेंज में डाल दिया है, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, लेकिन एग्जाम में आप लोग खुद भी करके देखिएगा। इससे प्रैक्टिस सेशन में अपने आप भी आप इस तरह के क्वेश्चन ढूंढे बुक में, अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करो और सैंपल पेपर से भी। और डेट के लिए क्या चाहिए होता है, डेट मीन्स नॉन करंट लायबिलिटीज। Formula is very, very simple, students, how to calculate debts in the question. So it is very clearly given कि हमारे पास टोटल डेट्स कितने हैं, 8 लाख रुपीज की कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो और कैपिटल एम्प्लॉयड में से, कैपिटल एम्प्लॉयड दो चीजों का सम होता है, द शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर हम क्या माइनस कर दें, शेयर होल्डर फंड्स, तो व्हाट इज लेफ्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि डेट बच जाएंगे। तो शेयर होल्डर फंड आपको दे रखा है सपोर्ट के लिए, दैट इज 5 lakhs। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो कितना हो गया, टोटल एसेट्स आर 10 lakhs, जो टोटल ऑफ लायबिलिटीज था, एंड दिस इज 5 lakhs। व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट्स, 2:1। so C is the correct option. Last question of the assignment, non current assets are 26 lakhs, current assets are 9 lakhs, तो नॉन करंट एंड करंट मिलके क्या हो जाते हैं, टोटल एसेट्स। वेरी गुड।
और शेयर होल्डर फंड्स आर गिवन 21,50,000। बोलता है टोटल डेट्स कितने होंगे। तो व्हाट आर टोटल डेट्स स्टूडेंट्स? टोटल डेट्स किसको कहते हैं? नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज के सम। हाउ टू कैलकुलेट टोटल डेट्स? हम टोटल एसेट्स में से, यानी कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में से अगर हम लायबिलिटी साइड का क्या माइनस कर दें, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर फंड्स, क्योंकि शेयर होल्डर फंड के अलावा तो बस दो ही आइटम बचते हैं, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, और उन दोनों का सम क्या कहलाता है? टोटल डेट्स। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा बताइए? टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दें अगर हम? शेयर होल्डर फंड्स, राइट? सो वी विल गेट द फाइनल आंसर। 26 प्लस 9 लाख, दोनों का सम करिए आप फटाफट, कितना आया? 26 प्लस 9 35 lakhs. Shareholder funds are given 21,50,000. The answer of this question will be 13,50,000. अगर कोई कंफ्यूजन आपको थोड़ा सा लग रहा है तो लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। देखो, एक बार अच्छी तरह से आप बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स आते हैं, देन नॉन करंट लायबिलिटीज। बस इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज मींस डेट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, एंड देन कम्स लॉन्ग टर्म द करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ क्या आ जाता है आपका? टोटल लायबिलिटीज, देन कम्स नॉन करंट एसेट्स, द फिक्स्ड एसेट्स एंड द करंट एसेट्स, राइट? अब आपको क्या दे रखा था इसमें? नॉन करंट और करंट एसेट दे रखा था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी होता है तो आप रफ में जो आपको शीट मिलेगा उसमें आप बैलेंस शीट भी बना के देख सकते हो। 35 लाख, क्योंकि 26 लाख का अमाउंट इसका है और 9 लाख का अमाउंट इनका है, तो 35 लाख है। और आपको क्या दे रखा है? एक आइटम शेयर होल्डर फंड, दैट इज 21,50,000। अब वो बोलता है कि टोटल डेट्स कितने बचे। तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि सर नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज मेक्स व्हाट ऑफ द फॉर्म? इट मेक्स टोटल डेट्स ऑफ द फॉर्म। तो अब जब आपके पास टोटल ऑफ द एसेट है बैलेंस शीट में और उधर शेयर होल्डर फंड्स अवेलेबल है, तो बस यही एक दो आइटम्स का टोटल बचा होगा। तो अनडाउटेडली 30, भाई इन दोनों का सम तो इक्वल आएगा ना, टोटल ऑफ द एसेट साइड एंड टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड। तो 21,50,000 को माइनस कर दें किस में से? 35 लाख में से, तभी तो 35 लाख टोटल आएगा आपको यहाँ बैलेंस शीट का। तो हाउ मच इज रिक्वायर्ड? 13,50,000। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ after doing these 10 sums, I'm pretty sure that you will be able to solve all the questions in this concept of total asset to debt ratio. कोई भी क्वेश्चन आपको ट्रबल करने वाला नहीं है स्टूडेंट्स, प्लीज डू इट वेरी केयरफुली। जितने भी क्वेश्चंस आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो को मिले, सब के सब सॉल्व कर दीजिए। नो क्वेश्चन इज गोइंग टू क्रिएट एनी ट्रबल फॉर यू, राइट? All the best students, my best wishes are with you, and I'll be sharing the next proprietary ratio videos soon, right? All the best students, thank you.